नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस पॉडकास्ट में जहां हम आपको लेकर चलते हैं आत्मबल और खुशियों की उस राह पर जो हर कठिन समय में आपको कहने पर मजबूर कर दे, मैं खुश हूं। हाँ दोस्तों, जिंदगी चाहे कितनी भी मुश्किलें लाएं, अगर मन का दृष्टिकोण सकारात्मक हो तो हर चुनौती आसान हो जाती है। आज हम इसी किताब आई एम फाइन स्पिरिट से सीखेंगे कि कठिनाइयों में भी मुस्कुराते हुए कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं ये अद्भुत सफर जो आपको भीतर से मजबूत, आत्मविश्वासी और जीवन से भरपूर बना देगा। कभी ऐसा लगता है कि जिंदगी ना जैसे उलझ सी गई है। जब मुश्किलें सामने होती हैं और बिल्कुल समझ नहीं आता कि किधर जाएं, एक दबाव सा महसूस होता है, जैसे अंदर की आवाज कहीं दब गई हो। आज हम एक किताब के कुछ विचारों पर बात करने वाले हैं। ये शायद ऐसे मुश्किल वक्त में रास्ता दिखाने और एक पॉजिटिव नजरिया बनाने में मदद कर सकती है। किताब का नाम है रियुहो ओकावा की मैं खुश हूँ, जीवन मंत्र, कठिन समय से कैसे पार पाएं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि इस किताब के जो खास जीवन मंत्र हैं उन्हें समझें, देखें कि क्या ये वाकई हमारी सोच, हमारी रोज की जिंदगी में कुछ फर्क ला सकते हैं। क्या इनसे वो अंदर की शांति मिल सकती है मुश्किलों के बीच भी। बिल्कुल, और अच्छी बात यह है कि किताब बहुत आसान भाषा में है, पर बातें गहरी हैं। जैसे हमारी सोच कैसे काम करती है, खुद को कैसे अपनाएं, चुनौतियों को देखने का नजरिया, और हाँ, असली खुशी कहाँ है। तो चलिए इसके कुछ अहम हिस्सों को देखते हैं ना, समझते हैं इनमें क्या है हमारे लिए। हाँ, शुरू करते हैं उस सबसे बुनियादी बात से जो शायद हम सब ने कहीं ना कहीं सुनी है कि हमारे विचार ही हमारी दुनिया बनाते हैं। किताब तो सीधे कहती है, आप वही हैं जो आप सोचते हैं कि आप हैं। ये सुनने में जितना आसान है उतना ही गहरा भी है ना? हाँ बिल्कुल, ये इस किताब की आप कह सकते हैं नींव है। लेखक इसे कहते हैं मन की शक्ति पर विश्वास, और इसमें एक बड़ा मजेदार तरीका बताया है, डायनामाइट चिंतन। डायनामाइट चिंतन, ये क्या है? सुनने में तो बड़ा पावरफुल लग रहा है भी। इसका मतलब है अपने मन में ना जानबूझकर एक बहुत शक्तिशाली सकारात्मक विचार का बीज बोना और उसे सींचना, ताकि वो जो कमजोर करने वाली सोच होती है ना, जो हमें पीछे खींचती है, उससे जैसे धमाके से उड़ा दे। अच्छा, मतलब सिर्फ एक सोच को पकड़कर उसे बार बार सोचकर हालात बदल सकते हैं। क्योंकि किताब एक बेफिक्र रवैये की भी बात करती है कि विचारों को सरल रखो, उलझो मत, जैसे नदी बहती है। पर जिंदगी तो अक्सर उलझी हुई लगती है। क्या ये मुमकिन है? देखिए, ये बेफिक्री का मतलब लापरवाही नहीं है, ये है अंदर की स्पष्टता। मतलब ये समझना कि असल में क्या जरूरी है और क्या फिजूल की चिंता है। और इसी से जुड़ा है अविचल मन बनाने का विचार। अविचल मन मतलब जो हिले नहीं? हाँ, एक ऐसा मन जो बाहरी चीजों से, उतार चढ़ाव से आसानी से परेशान न हो। किताब के अनुसार ये स्थिरता आती है अंदर की शांति से, और शायद किसी बड़ी शक्ति, ईश्वर या ब्रह्मांड से एक कनेक्शन महसूस करने से। जब ये लगता है ना कि हम अकेले नहीं हैं, किसी बड़ी योजना का हिस्सा हैं, तो छोटी मुश्किलें उतनी बड़ी नहीं लगती। मन को एक सहारा सा मिल जाता है। ये तो हुई मन की बात, लेकिन हम अपनी कमियों को लेकर भी तो बहुत सोचते हैं। मुझे ये बात पढ़कर बड़ा आश्चर्य हुआ कि किताब कहती है हमारी कमजोरियां और कमियां असल में सफलता के बीज हैं। ये कैसे हो सकता है भला? हम तो हमेशा सुनते हैं कि अपनी ताकत पर फोकस करो। हाँ, ये थोड़ा उल्टा लगता है, पर इसका तर्क सोचने लायक है। किताब में एक जापानी कहावत है कि चरमराने वाला दरवाजा ज्यादा दिन चलता है। अच्छा, क्यों? क्योंकि उसका ध्यान रखा जाता है, उसकी मरम्मत होती रहती है। वैसे ही जो लोग अपनी कमियों को जानते हैं, वो खुद पर काम करते हैं, सीखते रहते हैं, उनमें सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। जो खुद को पहले से ही परफेक्ट मान लेते हैं, वो शायद सीखना बंद कर देते हैं, उनका विकास रुक सकता है। और एक और दिलचस्प बात है इसमें, किताब कहती है कि भविष्य का विकास अक्सर हमारी आज की ताकत के ठीक विपरीत क्षेत्र में छिपा होता है। मतलब जो आज आपकी कमजोरी है, हो सकता है कल वही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाए, अगर आप उस पर काम करें तो। वाह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। और इसी से जुड़ा है वो मुद्दा जिससे आजकल शायद हर कोई जूझ रहा है, दूसरों से तुलना करना। सोशल मीडिया पर तो ये और भी ज्यादा है, हर कोई अपनी बेस्ट लाइफ दिखा रहा है। बिल्कुल, और ये हमें अंदर से खोखला कर देता है कई बार। किताब इस पर बहुत जोर देती है कि असली मुकाबला हमेशा खुद से होता है। जैसा उसमें लिखा है, अंत में आप ही अपने प्रतिद्वंदी हो जाते हैं। खुद से मुकाबला? हाँ, हमें बस ये देखना है कि क्या हम कल से बेहतर हुए,
क्या हमने पिछली बार से कुछ सीखा? ये एक ऐसी दौड़ है जिसमें हर कोई जीत सकता है, क्योंकि ये आपकी अपनी रेस है, आपकी अपनी यात्रा। दूसरों को देखने से या तो जलन होगी या हम खुद को कम समझेंगे। दोनों ही रास्ते खुशी से दूर ले जाते हैं। सही कहा, ये बात राहत देती है। पर अपनी गलतियों या कमियों को मानना, वो भी तो आसान नहीं होता। हम अक्सर कोशिश करते हैं कि सब परफेक्ट दिखें। एकदम। और शायद इसीलिए किताब कहती है अपनी अपूर्णताएं स्वीकार करें। सच तो यह है कि भाई जब तक हम इंसान हैं, इस दुनिया में हैं, हम में कुछ न कुछ कमी तो रहेगी ही। ये नेचुरल है। हाँ, वो तो है। तो हर वक्त 100% परफेक्ट होने की कोशिश करने के बजाय लगातार बेहतर होने पर ध्यान देना शायद ज्यादा प्रैक्टिकल है, ज्यादा जरूरी है। लेखक तो एक अंदाजा भी देते हैं कि शायद 80% परफेक्शन का लक्ष्य रखना ठीक है। 80%? हाँ, ताकि हम आगे बढ़ते रहें, परफेक्ट ना होने के बोझ तले दब ना जाएं। कभी-कभी वो परफेक्ट होने की जिद ही हमें रोक देती है। ये बात सही है। अच्छा, अब बात करते हैं उन मुश्किल दौर की, जब लगता है सब कुछ गड़बड़ है, जैसे किसी अंधेरी सुरंग में फंस गए हो। किताब ऐसे हालात को कैसे देखने को कहती है? लेखक का नजरिया यहाँ भी थोड़ा अलग है। वो इसे कहते हैं अपने कर्म का सामना करना। कर्म का सामना मतलब ये सजा है? नहीं, सजा की तरह नहीं, बल्कि एक तरह से हमारी रूहानी ट्रेनिंग का हिस्सा। ये वो इम्तिहान है जिनके लिए शायद हमने अनजाने में तैयारी की है। जैसे कोई पहलवान है, वो बहुत अभ्यास करता है, फिर असली मुकाबले के लिए अखाड़े में उतरता है। ये वैसा ही समय है। अच्छा। ये बहाने बनाने या हार मानने का नहीं, बल्कि हिम्मत से लड़ने का वक्त है। इसे एक अवसर की तरह देखना है, खुद को परखने का और मजबूत बनने का। पर कई बार लगता है कि समस्या हमारी हिम्मत से, हमारी ताकत से कहीं ज्यादा बड़ी है। ऐसा लगता है कि ये हमसे नहीं हो पाएगा। हाँ, ये एहसास बहुत आम है। बिल्कुल होता है ऐसा। लेकिन किताब यहाँ एक बहुत उम्मीद देने वाली बात कहती है। वो कहती है ईश्वर आपको वही समस्याएं देता है जिन्हें आप हल कर सकें। सच में? हाँ, जैसे जिम में ट्रेनर धीरे धीरे वजन बढ़ाता है ना, क्योंकि वो जानता है कि आप कितना उठा सकते हैं। शायद उसी तरह ये ब्रह्मांड भी हमारी क्षमताओं को जानता है। हमें शायद खुद पर उतना भरोसा नहीं होता जितना होना चाहिए। लेखक एक मानसिक तकनीक भी बताते हैं इसके लिए। सोचिए कि 1 साल बाद जब आप इस मुश्किल से निकल चुके होंगे, तब आप इसे कैसे देख रहे होंगे। 1 साल बाद? हाँ, उस भविष्य की समझ को आज महसूस करने की कोशिश करें। इससे शायद रास्ता और हिम्मत दोनों मिल सकते हैं। ये तो बिल्कुल नजरिए का ही खेल है। जैसे किताब में वो तेज दौड़ने वाले और मैराथन दौड़ने वाले का उदाहरण है। हाँ बिल्कुल। शायद हमें फौरन नतीजे न देखें, पर लगे रहना जरूरी है। पर लगातार दौड़ते रहे और आखिर में उन लोगों से भी आगे निकल गए जो छोटी रेस में उनसे बहुत तेज थे। अच्छा। जिंदगी भी तो एक मैराथन जैसी ही है ना? छोटी मोटी नाकामयाबी या धीमी रफ्तार से हिम्मत हारने के बजाय लंबी दूरी की सोच रखनी पड़ती है। धैर्य और लगन, वो ज्यादा काम आते हैं। और मान लीजिए हम गिर गए, असफल हो गए, हिम्मत बिल्कुल टूट गई, तब क्या? दोबारा उठने का, उस मुश्किल दौर से उबरने का कोई तरीका बताया है किताब में? हाँ, कठिन समय से उबरना, इसके लिए किताब 3 रास्ते सुझाती है। 3 रास्ते? हाँ, पहला, अपनी अंदर की असीम ऊर्जा को याद करना। ये मानना कि हमारे अंदर एक ताकत है जो इन मुश्किलों से कहीं बड़ी है, उसे जगाना है बस। ठीक है, अंदर की ताकत। दूसरा, ऊर्जा बचाना और इकट्ठा करना। जब हिम्मत जवाब दे रही हो तो थोड़ा रुकना जरूरी है, आराम करना, कुछ सीखना, पढ़ना, खुद को रिचार्ज करना, ताकि वापसी के लिए तैयार हो सकें। एनर्जी बचाना। और तीसरा थोड़ा अनोखा है, वो है दूसरों की खुशी के बारे में सोचना। दूसरों की खुशी? जब हम खुद दुखी हो? हाँ, जब हम खुद तकलीफ में हो तब भी किसी और के लिए मुस्कुराने की कोशिश करना, किसी की थोड़ी मदद कर देना। ये सुनने में अजीब लग सकता है, पर ये हमें अपने दुख से बाहर निकालने में मदद करता है। हमारा ध्यान खुद से हटकर दूसरों पर जाता है और शायद इसी से हमें ताकत मिलती है। ये तो बिल्कुल अलग बात है। अच्छा, अब आते हैं रिश्तों पर। यहाँ भी बहुत मुश्किलें आती हैं, गलतफहमियां, झगड़े परिवार में, दोस्तों में। हाँ, रिश्ते निभाना भी एक कला है। इस बारे में एक बहुत गहरी बात कही गई है किताब में, समझ से प्रेम उत्पन्न होता है। समझ से प्रेम? हाँ, अक्सर हम किसी से इसलिए ठीक से जुड़ नहीं पाते या हमारे रिश्ते इसलिए बिगड़ते हैं क्योंकि हम सामने वाले को या उसके हालात को समझ नहीं पाते। अगर हम कोशिश करें उनके नजरिए से देखने की, उनकी मजबूरियों को समझने की, तो शायद गुस्सा या दूरी की जगह हमदर्दी और प्यार ले लें। समझ बढ़ेगी तो रिश्ता अपने आप बेहतर हो सकता है। और काम की जगह पर रिश्ते निभाना, ऑफिस में, वहाँ तो अलग ही डायनामिक्स होते हैं, कंपटीशन, सीनियर्स, जूनियर्स। बिल्कुल, उसके लिए किताब का मंत्र है, सम्मान,
अच्छे संबंधों की कुंजी है। सम्मान। हाँ, अपने से बड़े ओहदे वालों का सम्मान करना, भले ही उनमें कुछ कमियां दिखें, ये मानना कि वो उस जगह पर हैं तो कोई ना कोई वजह होगी, और अपने से जूनियर लोगों के लिए स्नेह रखना, उनकी काबिलियत को बढ़ाने में मदद करना, उनसे जलना नहीं। लेखक कहते हैं कि जो लोग दूसरों की प्रतिभा से खुश होते हैं ना और उसे बढ़ावा देते हैं, वही असल में कामयाब होते हैं। वो जोड़ने वाले बनते हैं, तोड़ने वाले नहीं। ये बात तो बहुत जरूरी है। और एक और चीज जो रिश्तों में अक्सर कड़वाहट लाती है, वो हिसाब किताब रखना। मैंने तुम्हारे लिए ये किया, तुमने मेरे लिए वो नहीं किया। ये सोच तो बहुत आम है। हाँ, और ये बहुत बोझिल भी है। किताब इससे बाहर निकलने को कहती है इसकी गिनती ना करें कि आपने दूसरों के लिए क्या किया है। गिनती ना करें। हाँ, देना बस देना होना चाहिए, बिना किसी उम्मीद के कि बदले में क्या मिलेगा। जैसे सूरज है, रोशनी देता है, नदी है, पानी देती है, वो हिसाब नहीं रखते। सही बात है। हाँ, ये जरूर याद रखना चाहिए कि दूसरों ने हमारे लिए क्या किया है, उसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, आभारी होना चाहिए। जब हम देने में खुशी ढूंढते हैं, पाने में नहीं, तो मन ज्यादा हल्का रहता है, आजाद महसूस करता है। और आखिर में सबसे बड़ा सवाल, खुशी। क्या खुश रहने के लिए हमें किसी खास चीज की जरूरत है? कोई शर्त है, जैसे अच्छी नौकरी या बहुत सारा पैसा या परफेक्ट रिश्ते? किताब का जवाब है बिल्कुल नहीं। साफ मना करती है, खुशी को शर्तों की जरूरत नहीं। बिना शर्त। हाँ, ये सोचना कि अगर मेरे पास वो होता तब मैं खुश होता, इसे लेखक ने कायरता कहा है। कायरता। हाँ, क्योंकि इसका मतलब है हम अपनी खुशी की जिम्मेदारी बाहरी चीजों पर डाल रहे हैं, जबकि खुशी बाहर नहीं है, वो हमारे अंदर है, हमारी सोच में है, हमारे नजरिए में है। क्या हम चीजों के अच्छे पहलू को देख पा रहे हैं? क्या हम छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रगुजार हैं? किताब कहती है शिकायतें करना बंद करें, क्योंकि शिकायतें जहर की तरह हैं, वो सबसे पहले हमें ही नुकसान पहुंचाती हैं। खुशी एक फैसला है जो हम अभी इसी पल ले सकते हैं, चाहे हालात जैसे भी हों। तो रुयोहो ओकावा की इस किताब मैं खुश हूं से हमने कई अहम बातें समझी। अपने विचारों की ताकत, वो डायनामाइट चिंतन वाली बात, अपनी कमियों को विकास का मौका समझना, चुनौतियों को एक ट्रेनिंग की तरह देखना, रिश्तों में समझ और सम्मान को अहमियत देना और बिना शर्त खुशी को चुनना। ये सब सुनने में बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बिल्कुल। और अगर सार देखें तो यही है कि मैं खुश हूं वाली भावना कोई बाहरी चीज नहीं है जो हमें मिलेगी, ये अंदर से आती है। ये एक चुनाव है, एक अभ्यास है जिसे हमें रोज करना होगा। ये पॉजिटिव सोच अपनाने, खुद को पूरी तरह कमियों के साथ स्वीकारने, मुश्किलों में टिके रहने और दूसरों के प्रति उदारता और आभार रखने का एक मिला जुला नतीजा है। सही, ये कोई मंजिल नहीं बल्कि एक सफर है। हाँ बिल्कुल। और लगता है किताब का निचोड़ यही है कि हमारी सोच ही हमारी दुनिया बनाती है ना? हम जैसा सोचते हैं वैसा महसूस करते हैं और शायद वैसा ही जीवन जीते हैं। तो अब यहाँ से जो एक बात हम सब अपने साथ ले जा सकते हैं वो ये सोचने की है कि आज हम अपने मन के बगीचे में कौन सा एक शक्तिशाली सकारात्मक बीज बो सकते हैं। वो एक डायनामाइट विचार क्या हो सकता है जो आज के दिन को और आने वाले कल को थोड़ा और रोशन कर दे। शायद अपनी किसी एक ताकत को याद करना, या किसी एक नेमत के लिए सच में शुक्रगुजार होना, या फिर किसी एक चुनौती को सीखने का मौका मानने का पक्का इरादा करना। कुछ भी, छोटा सा ही सही। तो दोस्तों, ये थी आई एम फाइन स्पिरिट किताब से मिली वो प्रेरणा जो हमें सिखाती है कि मुश्किलें चाहे कितनी भी हो, हमें हमेशा कहना चाहिए मैं खुश हूँ। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें और अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं। और हाँ, आज का सवाल आपके लिए, आपके जीवन का वो कौन सा कठिन समय था जब आपने खुद से कहा था मैं खुश हूँ? उसका जवाब हमें नीचे कमेंट्स में जरूर दें। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और याद रखिए आप खुश हैं।